तो बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि पिछली जो भी क्लासें हम लोग कर रहे हैं आप लोग उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और हमने ये देखा था कि श्वेत प्रकाश में ही कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और उसका प्रैक्टिकल करा था 2 प्रिज्म लेकर के जब प्रैक्टिकल करा था तो हम देखे थे कि श्वेत प्रकाश 7 रंग में विभक्त होता है, पुनः दूसरे प्रिज्म से वो 7 रंग मिल करके किसका निर्माण कर देता है, श्वेत प्रकाश का। तो इससे तो यह बात सिद्ध हो गया कि वो जो 7 रंग है वो किस में है, श्वेत प्रकाश में है कि नहीं। तो उसी को हम लोग लिखे यहाँ पे, जब श्वेत प्रकाश को 2 प्रिज्म से गुजारते हैं तो वर्ण विक्षेपण के पश्चात पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश में ही कितने रंग हैं, 7 रंग हैं, प्रिज्म में 7 रंग क्या है, नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको इस डायग्राम के नीचे पिछले दिन हम लोग डायग्राम पढ़े थे, डायग्राम के नीचे ये चीज़ क्या कीजिए, लिख लीजिए, नहीं लिखे थे। अब हम लोग चलते हैं वर्ण विक्षेपण का उदाहरण। किधर चलते हैं, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण। और हम बताए थे कि वर्ण विक्षेपण का सबसे मस्त उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। वायुमंडल में किसका बनना, इंद्रधनुष का बनना। तो हम लोग उसी को देखेंगे आज कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। पहले आप लोग इसको लिखिए, है कि नहीं। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का क्या उदाहरण है, इंद्रधनुष का बनना, है कि नहीं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का हिंदी क्या होता है, इंद्रधनुष। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, ध्यान से देखिए। जब बारिश होती रहती है ना, यदि उसी समय सूरज भी निकली हुई है, मान लीजिए कि एक साइड बारिश हो रही है और दूसरे साइड सूरज की किरणें आ रही है, तो बारिश की जो बूंदें लगातार बरस रही है, वो बारिश की बूंदें ना प्रिज्म का काम करता है। किसका काम करता है, प्रिज्म का काम। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है, इधर बारिश नहीं हो रही, इधर सूरज की किरणें निकली हुई है, तो सूरज की किरणें उधर से इधर की ओर आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो लगातार बारिश बरस रही है, तो वर्षा की बूंदें जो लगातार गिर रही है वो किसका काम कर रही है, प्रिज्म का काम कर रही है। और प्रकाश जो श्वेत प्रकाश चल करके आई वर्षा के बूंदे के पास, तो वर्षा के बूंद से जब वो निकलती है तो कितने रंग में विभक्त हो जाती है, 7 रंग में विभक्त हो जाती है कि नहीं है। और वो एक 7 रंग की क्या बना लेती है, पट्टी बना लेती है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि इंद्रधनुष का क्यों निर्माण होता है। क्योंकि वहाँ पे वर्षा की जो लगातार बूंद गिर रहा है वो कैसा व्यवहार करता है, वो प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। और प्रिज्म जैसा व्यवहार करने के कारण श्वेत प्रकाश जो ही उधर से गुजरेगी तो कितने रंग में विभक्त हो जाएगी, 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। और वही 7 रंग की पट्टी किसका, वही 7 रंग की पट्टी जो निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंद्रधनुष का फोटो, आप लोग तो देखे ही होंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से होता है कि नहीं। है ना। ठीक है बच्चों, तो इंद्रधनुष में जो सबसे नीचे वाला कलर होता है, सबसे नीचे वाला जो कलर होता है ना, वो होता है बैगनी। सबसे नीचे वाला जो कलर होता है वो कौन सा होता है, बैगनी होता है। और सबसे ऊपर वाला जो कलर होता है वो कौन सा होता है, लाल होता है। वो कौन सा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि सबसे नीचे जो रंग होता है वो कौन सा रंग होता है, तो बोलिएगा वो ना बैगनी होता है। वो ना क्या होता है, बैगनी होता है। और सबसे ऊपर जो रंग होता है वो कौन सा होता है, लाल होता है। ये वाला बात पूछा जाता है कि नहीं। यही हो गया इंद्रधनुष। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, हम तो अच्छे से नहीं बनाए हैं, है कि नहीं। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, है कि नहीं। लिखिए, देखिए, वर्षा की बूंदों से, वर्षा की बूंदों से जब श्वेत प्रकाश, वर्षा की बूंदों से जब श्वेत प्रकाश गमन करती है, श्वेत प्रकाश गमन करती है तो वह
7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो वह 7 रंगों में विभक्त होकर 7 रंगों में विभक्त होकर एक पट्टी का निर्माण करती है। एक पट्टी का निर्माण करती है। एक पट्टी का निर्माण करती है, ठीक है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, है कि नहीं? तो सबसे नीचे वाला रंग कौन सा होता है? बैगनी रंग होता है, ठीक है ना। इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग, इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग, ठीक है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग कौन होता है? बैगनी होता है। सबसे नीचे का रंग बैगनी होता है तथा सबसे ऊपर का रंग, तथा सबसे ऊपर का रंग लाल होता है। सबसे ऊपर का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। उम्मीद है इंद्रधनुष भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। किधर चलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। पहले आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है ना। देखते हैं ध्यान से। देखिए, पहले समझिए बातों को। होता क्या है, जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो हम पिछली क्लास में ही पढ़े थे कि वायुमंडल के बाहर जब जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे धूल कण क्या है? नहीं है, निर्वात है वहाँ पे, वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो धूल कण, गैस, बहुत सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं है। तो जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो बहुत सारे धूल कण से टकरा कर इधर उधर क्या हो जाती है? फैल जाती है, इधर उधर छितर जाती है, ठीक है ना। श्वेत प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो श्वेत प्रकाश का कुछ भाग धूल कण से टकरा के इधर उधर फैल जाती है और शेष भाग आगे की ओर क्या करती है? ट्रेवल करती है, आगे की ओर चलती है। तो धूल कण से श्वेत प्रकाश का टकरा कर इधर उधर छितर जाने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में आती है तो धूल कण से टकरा के इधर उधर क्या हो जाती है? छितर जाती है। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, है कि नहीं है। तो लिखते हैं इसको, है कि नहीं। लिखिए, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल के धूल कण से टकराती है, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल के धूल कण से टकराती है, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल के धूल कण से टकराती है, तो प्रकाश का कुछ भाग इधर उधर, तो प्रकाश का कुछ भाग चारों ओर दे दिए ना, चारों ओर छितर जाती है, स्कैटर हो जाती है, छितर जाती है, ठीक है ना। चारों ओर छितर जाती है तथा शेष भाग आगे की ओर, सीधे निकल जाती है। शेष भाग सीधे निकल जाए, आगे हटा दिए, शेष भाग सीधे निकल जाती है कि नहीं है। शेष भाग सीधे निकल जाती है। इसी घटना को, प्रकाश के इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं।
प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से इसको आप लोग लिख लीजिए। अब ना हम डायग्राम की मदद से ये कर रहे हैं। मान लीजिए ये धूलकण है, मान लीजिए क्या है, धूलकण, ठीक है ना। और मान लीजिए ये ना श्वेत प्रकाश है, ये कौन सा प्रकाश हो गया, श्वेत प्रकाश। ये हो गया धूलकण और ये क्या हो गया, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जो ही धूलकण से टकराया तो चारों ओर क्या हो गया, इधर उधर फैल गया। कुछ भाग ही क्या हो गया, फैल गया। और शेष भाग किधर की ओर चला गया, आगे की ओर चला गया। ठीक है ना, श्वेत प्रकाश का शेष भाग, श्वेत प्रकाश का शेष भाग है कि नहीं। और ये क्या हो गया, प्रकीर्णित प्रकाश। और ये कौन सा प्रकाश हो गया, प्रकीर्णित प्रकाश। ठीक है भाई, श्वेत प्रकाश है, वायुमंडलीय धूलकण से टकराया, कुछ भाग प्रकीर्णित हो गया चारों ओर, और शेष भाग किधर निकल गया, आगे निकल गया। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते थे, प्रकाश का प्रकीर्णन। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। अगला हम लोग देखते हैं कोलाइड। क्या देखते हैं, कोलाइड। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइड। क्या है, कोलाइड इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क 3 मार्क में पूछा जाता है कि नहीं है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई माध्यम है कि नहीं है, तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइड। जैसे देखिए गांव घर में क्या होता है, हम लोग के गांव घर में धुआं, देखिए जब धुआं निकलता है तो देखते हैं ना कि धुआं जब उड़ता है तो धुआं में क्या होता है, राख भी होता है। छोटा छोटा क्या हो गया, वो राख जो है धूलकण हो गया। तो धुआं हो गया, राख हो गया, और उसमें क्या है, हवा है। तो हवा में क्या क्या हो गया, धुआं भी मिक्स हो गया और छोटे छोटे कण राख भी मिक्स हो गए। तो वही क्या कहलाया गया, कोलाइड। वही क्या कहला गया, कोलाइड। जैसे दूध है, दूध के अंदर क्या है, छोटे छोटे हैं, वसा है, फैट है। तो समझ में नहीं आया, तो दूध को जब मथते हैं, मशीन में जब मथते हैं, या मम्मी जो दूध को निकालती है, मथ करके निकालती है, उससे क्रीम निकलता है ना। तो क्रीम कहाँ छुपा हुआ था, दूध के अंदर, छोटे छोटे कणों में दूध के अंदर छिपा हुआ था, है कि नहीं है। तो दूध भी एक प्रकार का क्या हो गया, कोलाइड हो गया, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कणों के रूप में कौन छुपा हुआ है, वसा, फैट, जिसको क्रीम बोलते हैं, वो छुपा हुआ है। तो दूध भी एक प्रकार का कोलाइड हो गया। धुआं भी एक प्रकार का क्या हो गया, कोलाइड हो गया। कोहरा जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, कोलाइड हो गया। मतलब वैसे माध्यम जिसमें छोटे छोटे कण क्या होते हैं, निलंबित होते हैं, मतलब छुपे हुए होते हैं, है कि नहीं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं, है कि नहीं है। लिखिए, जब किसी माध्यम में छोटे छोटे कण, जब किसी माध्यम में छोटे छोटे कण निलंबन होते हैं, छोटे छोटे कण निलंबन होते हैं, तो उसे कोलाइड कहा जाता है। तो उसे कोलाइड कहा जाता है कि नहीं। जैसे लिखेगा, जैसे में दूध भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है। दूध भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है। क्यों, क्योंकि दूध में छोटे छोटे कण के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में वसा, फैट, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं क्रीम, है कि नहीं है, क्रीम निलंबित होता है, क्रीम निलंबन होता है, वसा, फैट निलंबन होता है कि नहीं है। अगला जैसे लिख लेते हैं, अगला लिखते हैं धुआं। धुआं में क्या होता है, राख होता है। राख जो है, राख कण हवा के साथ क्या होता है, निलंबन होता है, निलंबित होता है, हवा में निलंबित होता है, हवा में
हवा में निलंबित होता है कि नहीं है। तो धुआं भी एक प्रकार का क्या हो गया, कोलाइड हो गया। अगला है जैसे कुहासा, अगला क्या है, कुहासा। तो कुहासा में क्या हो गया, हवा में क्या क्या हो गया, पानी के छोटे छोटे क्या हो गए, बूंद हो गए, है कि नहीं है। और धुंध, कुहासा, धुंध इत्यादि, ये सभी के सभी क्या हो गए, कोलाइड हो गए। क्या हो गए, कोलाइड। उम्मीद है कोलाइड आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, और चंद्रमा पे से देखने पर पृथ्वी का वायुमंडल कैसा प्रतीत होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी को देखने वाले हैं, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, और चंद्रमा से देखने पर अपना जो वायुमंडल है वो काला प्रतीत होता है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना। आप लोग इसको लिखिए। लिखिए, आकाश का रंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, नीला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, पहले सुन लीजिए उसके बाद लिखें, आसान है कि नहीं। देखिए, जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो छोटे छोटे कणों से टकरा के सूर्य की किरण में जो 7 रंग है उसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। ठीक है ना। इसीलिए प्रकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला रंग का प्रतीत होता है। समझ में आ गया। देखिए, सूर्य की किरणों में कितने रंग, 7 रंग। और जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हम बताए थे धूल कण से टकरा के क्या होती है, प्रकीर्णित होती है। मतलब प्रकाश का कुछ भाग इधर उधर फैल जाता है। उस दौरान क्या होता है, नीले रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है। नीले रंग का फैलाव सबसे क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए हमको प्रकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला रंग का प्रतीत होता है। एक्चुअली में बैगनी रंग का होता है। बैगनी और नीले रंग को जब दूर से दिखा जाता है, देखते हैं ना, तो दोनों सेम कलर ही प्रतीत होता है कि नहीं। बैगनी रंग और नीला रंग को जब दूर से देखिएगा तो दोनों में कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आएगा, नीला ही प्रतीत होगा। इसीलिए आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं, जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य की किरणें, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है तो नीले रंग का प्रकीर्णन है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसलिए आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। चंद्रमा से देखने पर वायुमंडल कैसा प्रतीत होता है कि नहीं। चंद्रमा से देखने पर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चंद्रमा से देखने पर भविष्य में भी रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, ये सब का परीक्षा दीजिएगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट। चंद्रमा से देखने पर वायुमंडल कैसा प्रतीत होता है, वायुमंडल कैसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है। तो लिखिएगा काला। उत्तर में क्या हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। ठीक है ना। मतलब चंद्रमा से देखने पर वायुमंडल कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल है ही नहीं। वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। लिखिएगा, उत्तर दे करके लिखिएगा, चंद्रमा से देखने पर ठीक है ना, वायुमंडल काला प्रतीत होता है। वायुमंडल काला प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। क्योंकि चंद्रमा
क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल उपस्थित नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है ना। जो ही प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ तो हमको कैसा वायुमंडल प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सूर्य का रंग। किसका रंग? सूर्य का रंग। तो सुन लेते हैं, देखिएगा सूर्य का रंग क्या होता है, फिर लिख लेंगे। सूर्य का रंग देखते होंगे कि सुबह में सूर्य का रंग लाल दिखता है, दोपहर में सूर्य का रंग पूरा उजला दिखता है, और फिर शाम हो जाती है तो फिर सूर्य का रंग कैसा दिखने लगता है? लाल दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग इसको लिख लिए, ठीक है। तो हम मिटाते हैं इसको, है ना। मिटा करके तुरंत में समझा देते हैं सूरज का रंग कि सुबह में लाल, दोपहर में श्वेत मतलब उजला रंग, और शाम में फिर लाल क्यों प्रतीत होता है कि नहीं है। मान लीजिए ये अपना पृथ्वी है, ध्यान से देखिएगा, भावनाओं को समझिएगा। मान लीजिए क्या पृथ्वी है, और मान लीजिए दोपहर से पहले चालू करते हैं। दोपहर में सूर्य कहाँ होती है? ऊपर में। अभी का जो मौसम है, दोपहर में सूर्य कहाँ होती है? ऊपर में। और देखिएगा कि 12 बजे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि उस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी बहुत ही क्या होती है? कम होती है। दूरी बहुत क्या होती है? कम। अब ध्यान से देखिएगा, दोपहर में दूरी कम होने के कारण जो प्रकीर्णन है वो कम होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, तब तो ज़्यादा प्रकीर्णन होगा। दोपहर में दूरी कम होने के कारण श्वेत प्रकाश को कम चलना पड़ रहा है। तो जो ही कम चलना पड़ेगा तो वहाँ पे प्रकीर्णन क्या होएगी? कम होएगी। और जो ही प्रकीर्णन कम होगी तो वो जिस रंग का है उसी रंग का प्रतीत होगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए दोपहर में कैसा प्रतीत होता है? श्वेत रंग का प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? सूरज की किरणें कैसी प्रतीत होती है? श्वेत रंग की प्रतीत होती है। लेकिन वही मान लीजिए सुबह हो गया या शाम हो गया, सुबह हो गया या शाम हो गया, तो सुबह में तो शाम में तो यहाँ पर होगा, सुबह में यहाँ पर होगा, है कि नहीं है। सुबह या शाम में देखिएगा तो प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल के इसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। कितना दूरी तय करना पड़ रहा है? ज़्यादा दूरी तय करना। तो ज़्यादा दूरी तय होने के कारण शेष रंग क्या हो जाती है? प्रकीर्णित। मतलब बैगनी रंग, नीला रंग, ये सब क्या हो जाती है? प्रकीर्णित हो जाती है। और ये सभी रंग प्रकीर्णित हो गई तो आगे शेष कौन सा रंग चला? केवल और केवल कौन सा रंग चला? लाल रंग। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बताए थे विक्षेपण में, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम होता है, विचलन सबसे कम होता है। तो बाकी रंग का विचलन हो गया, प्रकीर्णित हो गई, लाल रंग आगे की ओर क्या करती है? गमन करती है। इसीलिए सुबह में और शाम में सूर्य का रंग कैसा प्रतीत होता है? लाल रंग का प्रतीत होता है, परंतु दोपहर में श्वेत रंग में ही दिखता है, उजला रंग में ही दिखता है। समझ में आ गया ना। क्यों? क्योंकि दोपहर में कम दूरी होने के कारण प्रकीर्णन कम होता है। सुबह तथा शाम में सूरज और पृथ्वी की दूरी ज़्यादा हो जाने के कारण प्रकीर्णन क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, और केवल लाल रंग ही आगे गमन करता है। इसीलिए उस समय कैसा प्रतीत होता है? लाल रंग प्रतीत होता है। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम इसको क्या करते हैं? लिख देते हैं, आप लोग, है कि नहीं है। डायग्राम बनाइए, है ना बच्चों। लिख लिए। दोपहर में सूर्य की किरणें अपने वास्तविक रंग में दिखती है, क्योंकि उस समय सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम होती है, जिससे प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को अधिक दूरी तय करना होता है। सूर्य की किरणों को अधिक दूरी तय करना होता है, जिससे नीले रंग का प्रकीर्णन
का प्रकीर्णन अधिक होता है और शेष लाल रंग और शेष प्रकाश कहने का मतलब उसमें अधिकतर कौन सा रंग होता है? लाल रंग आगे की ओर जाती है, आगे की ओर गमन करती है, आगे की ओर गमन कर पृथ्वी तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी परिभाषा को लिखे हैं वो सारी परिभाषाओं को अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, जिसको आपको पढ़ने में, याद करने में भी क्या होगी? आसानी होगी। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नया चैप्टर लेकर के, वो रहेगा विद्युत धारा। ठीक है, नया चैप्टर, नया ऊर्जा, नया मेथड और आसान तरीकों के साथ। तब तक नमस्कार।